नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंतर्गत आ चुके हैं, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो नहीं है और आप सभी का स्वागत है। और स्वागत इस कारण से भी है क्योंकि इस क्लास के अंतर्गत आने वाले जो छात्र हैं, ये कोई आम छात्र नहीं है। यार ये अलग लेवल के छात्र हैं। एक लेवल ही अलग है यार आप सबका। आपको यहाँ देखकर बड़ा अच्छा लगता है। कारण इसके पीछे है कि भाई आप सभी अच्छे वाले बालक हैं, अच्छे हो। आपका एनटीपीसी का मॉक नंबर कौन सा है? सर ये आपका मॉक नंबर 3 है। इसको एग्जाम पेपर नंबर 3 में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम पेपर में सीधे यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को बढ़िया लेवल पर आपके लिए करते हुए, चीजों को अच्छे स्तर पे लेके चल रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी चैनल पर आपको देखने को मिल रही है। इसकी प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी चैनल के ऊपर क्रिएट कर दी गई है। और प्लेलिस्ट क्यों बना दी गई है? ताकि आप सभी मॉक्स को एक तरफ देख पाए। ये मॉक जरूरी है आपके ग्रेजुएट व अंडर ग्रेजुएट दोनों की ही परीक्षाओं के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे आके राम राम कर रहे हैं, आप सभी को राम राम। ठीक, लीजिए आपके सामने पहला सवाल। सवालों का आज लेवल रखा गया है 40 क्वेश्चन अगर होते हैं। देखो एनटीपीसी में पहले ही बता दूं, आपको पैटर्न सबको पता है कि एनटीपीसी का पैटर्न क्या होता है। पैटर्न हर कोई जानता है कि पैटर्न क्या है। सर पैटर्न जब हर कोई जानता है तो एक बार बता भी दीजिए एनटीपीसी के दोनों ही लेवल्स पर, एनटीपीसी के दोनों ही लेवल्स पर, यानी ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट दोनों पर, ग्रेजुएट पर भी बता दीजिए एंड अंडर ग्रेजुएट पर भी बता दीजिए। अंडर ग्रेजुएट दोनों पे ही बता देता हूं कि 40 क्वेश्चन जीएस के आपको देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन होते हैं? 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जीके जीएस के, राइट, जीके जीएस के। अब एनटीपीसी के पैटर्न पे हम देखते हैं कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कंप्यूटर से, आपको क्वेश्चन करंट अफेयर से, हमारी जो कोर जीएस होती है कोर जीके से, एंड साइंस से, स्टैटिक से, ठीक है, स्टैटिक से, एनवायरमेंट से, इन सब से क्वेश्चन आपके आए हैं तो मैं यहां पर कराऊंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चंस होंगे, अच्छे से समझिएगा। बचपन से लाल को हरा, हरे को लाल देख रहा हूं, मेरा जीवन तुम लोगों से अलग है, वर्णांधता है। अनुभव बहुत मारूंगा अगर इस प्रकार की बिना राइमिंग की शायरी अगली बार बोली, खेल खराब कर दूंगा बेटा। मुझे लगा था कि कुछ इसमें शायरी होगी, तो तुमने खेल ही खराब कर दिया यार, पूरा ही एकदम डिस्टर्ब कर दिया मैटर। लो सवाल बताओ आप। सवाल आपके सामने है, अच्छे लेवल का सवाल है। सवाल की ही लेवल की चर्चा कर लेते हैं। सवाल का लेवल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैग को राष्ट्रपति के द्वारा केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही है। अगर मैं बात करता हूं, कैग को राष्ट्रपति के द्वारा केवल सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही हटाया जा सकता है। जो कैग है उसका प्रोसेस यही है कि इसको हम ऐसे ही हटा सकते हैं जैसे मानो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया जा रहा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कैग जो है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के खातों को ऑडिट करता है। बढ़िया। कैग अपनी रिपोर्ट सीधे संसद में प्रस्तुत करता है। बढ़िया। अब हम बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंटर्स आपको देखने को मिलते हैं। देखिए जी, अगर हम बात करते हैं कि भाई कैसे कैसे इसके अंदर प्रस्तुतिकरण होता है या कैसे प्रस्तुतिकरण नहीं होता, जैसे बच्चे ने आते ही कह दिया कि सर ऑल होगा, भाई तनक बुद्धि लगाते। कैग का जो रिमूवल प्रोसेस है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही है। सर ये राष्ट्रपति पर ही निर्भर करेगा, राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। इसके लिए कोई भी आपकी प्रोसेस देखने को नहीं मिलती। क्या मैंने कभी आपको बताया हटाने की प्रक्रिया है? नहीं सर। देखो इसके अंदर कोई इस तरीके की हटाने की प्रक्रिया नहीं है। विशेष बहुमत की जरूरत होती है, साबित कदाचार वगैरह की आवश्यकता होती है। कैग को हटाने की प्रक्रिया के समान ही है। ठीक है, चलिए, लेकिन इसके अंतर है कि द्वारा केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। कैग को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के समान ही है, लेकिन इसे संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, साबित कदाचार या असमर्थता के लेवल पर। अगर मैं थोड़ी थोड़ी बातें यहां पर करता हूं, यहां पर अगर केवल ना लगा होता, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है कि जब जब केवल आएगा वो केवल हिला देगा। अगर यह केवल ना लगा होता तो बात सब कुछ ठीक थी, कैग को हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति की समान है, बट केवल मत लगाओ ना। केवल लगाने से क्या हो जाता है, ये स्पेसिफाई हो जाता है कि कोई और तरीका है ही नहीं। राष्ट्रपति कल ने फोन करे, हाँ जी संजय मूर्ति भाई, हाँ हटा दियो तुम, काम खत्म। पॉइंट यही होता है भाई।
कि इसमें आप केवल ना लगाते तो सही होता, बाकी के दोनों तो ऑब्वियसली सही है ही। कैग की बात करें आर्टिकल 148 से 151 में है। इसकी रिपोर्ट्स का जो ब्यौरा दिया जाता है, खाते को ऑडिट करता है, वो राज्य दोनों सरकार के खाते को ऑडिट करता है, ये 149 में लिखा हुआ है, और रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण 151 में लिखा हुआ है, 151 में लिखा हुआ है। थोड़ा सा याद रखेंगे, करेक्ट आंसर होगा केवल 2 और तीसरा। पहला सवाल आपका पूरी तरीके से सही नहीं होगा, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन। धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जो मनी बिल होता है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है, इसके बारे में बताइए। देखो अगर हम बात करते हैं वर्तमान में कौन है पद के ऊपर, देखो कैग अगर हम 2026 में बात करते हैं दैट इज संजय मूर्ति। संजय मूर्ति भाई आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं कि धन विधेयक यानी कि मनी बिल, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, करेक्ट है, 109 में लिखा हुआ है। एग्जैक्टली मनी बिल जो है 109 में लिखा होता है कि इसके प्रोविजंस क्या है, इसके प्रोविजंस क्या है, और 110 में लिखा होता है इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन और इसके प्रोविजंस दोनों को व्याख्यात किया गया है। राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, ये भी है। राज्यसभा मैक्सिमम 114 दिन तक रोक सकती है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अब पॉइंट यहां यह आता है कि राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। बात है कि सर राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए वापस क्यों नहीं भेज सकता? सर ऐसा क्या क्षमता है जी राष्ट्रपति हर में? भाई साहब राष्ट्रपति जी में ये क्षमता है कि ये जो विधेयक होता है ना, जिसको हम धन विधेयक यानी मनी बिल बोलते हैं, इसको वापस इसलिए नहीं भेजा जा सकता क्योंकि इसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए। इसको पेश से पहले ही राष्ट्रपति की परमिशन चाहिए होती है। पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति की आज्ञा चाहिए होती है। पेश करने से पहले ही राष्ट्रपति की आज्ञा चाहिए होती है। राष्ट्रपति की आज्ञा आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रपति की आज्ञा आवश्यक है, इस वजह से इसका प्रस्तुतिकरण इस प्रकार से नहीं किया जा सकता। तो करेक्ट आंसर वुड बी दिस, कि भाई धन विधेयक को पुनर्विचार की जरूरत नहीं हो सकती क्योंकि राष्ट्रपति की आज्ञा पहले चाहिएगी, तभी इसको मनी बिल कंसीडर किया जाएगा, अन्यथा ये मनी बिल ही नहीं होगा। बात आई समझ में? जी हाँ। अब बात करते हैं तीसरा सवाल, सुमेलित करने हैं आपकी कुछ चीजें हैं, कहां से क्या लिया गया है इसके बारे में पूछा गया है। सवाल ये भी बड़ा अच्छा है, ठीक है, बताइए। देखो अगर हम बात करते हैं क्या चीज कहां से ली गई है, सबसे पहले ब्रिटिश संविधान से हम क्या लेंगे? रूल ऑफ लॉ। तो ए का होना चाहिए 2, ए का 2 दो जगह है, मतलब ये ऑप्शंस तो नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी लिए गए हैं, बी का 3 करेक्ट आंसर पहला ही होगा। वैसे अगर मैं बात बताऊं, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से आपकी समवर्ती सूची ली गई है, और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रेजिडुअल पावर्स एट सेंटर। आर्टिकल 128, आर्टिकल 248 सॉरी, आर्टिकल है 248 में बताया गया रेजिडुअल पावर्स, मतलब ऐसी शक्तियां जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है वह राष्ट्रपति के पास ही होंगी। मतलब कि जो शक्तियां संविधान के अंदर उल्लेखित ही नहीं है वह राष्ट्रपति के पास होंगी। यही बात तो हम बताई जाती है। बात आई समझ में? शाबाश, अगर बात समझ में आई है तो। चौथे नंबर का सवाल ये रहा, बताइए भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान नहीं करती? जो 6th शेड्यूल आपकी होती है ये आपके ट्राइबल डोमिनेंट एरिया की बात करती है, और जो ट्राइबल डोमिनेंट एरिया आपको देखने को मिलता है, ठीक है, चलिए वो हम एरिया की बात करते हैं। जो ट्राइबल डोमिनेंट एरिया आपको देखने को मिलता है, जो एडीसी पर काम करते हैं, एडीसी क्या होती है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषद पर काम करती है। ये किस पर काम करती है सर? स्वायत्त जिला परिषद पर काम करती है। स्वायत्त जिला परिषद पर यह काम करती है, स्वायत्त जिला परिषद, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पर यह काम करती है, ठीक। और इसके अंतर्गत जो करेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिलता है वो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मणिपुर ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपका पंचायती राज व्यवस्था ही नहीं है। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था ही नहीं है तो अनुसूचियों का उपस्थित होना निर्भर ही नहीं करेगा। मणिपुर के अंदर कोई पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, जिस प्रकार से नागालैंड में नहीं है, राइट। सवाल बढ़िया था, बहुत बढ़िया। एडीसी के बारे में समझ में आया? एडीसी कहां बनती है सर? 6ठे शेड्यूल में ही एडीसी का होना व्याख्यात किया गया है। वैसे एडीसी के बारे में अगर मैं बात करूं, ये 243 एम के अंतर्गत भी उल्लेखित की गई है कि एडीसी की पावर्स क्या होती हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की पावर्स क्या होती है। फटाफट से इसके बारे में समझना, ठीक है। चलिए 5वें नंबर का सवाल, 1931 के गांधी इरविन समझौते के तहत निम्नलिखित में से कौन सी शर्त स्वीकार की गई थी? गांधी इरविन पैक्ट से रिलेटेड एक सवाल है जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, इसके बारे में बताइए।
आज बहुत सारे लोग मैच देखने में लगे हुए हैं, अच्छी बात है, मैं तो तब भी ये बुरा नहीं मानता, ठीक है। मैंने मतलब मेरा क्या, मेरे पापा ने मुझे एक बात बताई है, ठीक है, कि आप जो करना चाहते हो ना भाई, आप करो, आप करिए। आपको लग रहा है कि ये चीज सही है और आगे चल के आपको तथा जिसके लिए आप फायदा करना चाहते हो उसको फायदा देगी, तो आप करिए, परेशान कभी मत होइए। और इसीलिए कहा जाता है कि सच को परेशान किया जा सकता है परंतु पराजित नहीं। ये बात जीवन में याद रखें, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और इसके अंतर्गत बात करते हैं जो मैंने यहाँ पर आपसे सवाल पूछा कि सर गांधी इरविन पैक्ट के बारे में आप बताएं, गांधी इरविन पैक्ट के बारे में क्या सही है और क्या इसके अंतर्गत सही नहीं है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। फटाफट बात करते हैं। देखो अगर स्टेटमेंट देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, गांधी इरविन समझौते में। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था अप्रैल के महीने में हुआ था, मार्च के महीने में हुआ था, 8 तारीख को, 8 मार्च को हुआ था गांधी इरविन पैक्ट 1931 का, राइट। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, ये 1930 में शुरू किया गया था, 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च के बाद शुरू किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट यही था कि आप लोगों को, ठीक है, चलिए, आप लोगों को सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना होगा, यह स्टेटमेंट था, ठीक है। चलो, तो जी हाँ, पहला स्टेटमेंट सही है। तटीय गांव में व्यक्तिगत उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार, नमक बनाने का अधिकार, चीनी बनाने का अधिकार, दोनों ही इसके अंतर्गत मिल गए थे, ठीक है। चलिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा को माफ करना, सर ये तो कभी हो ही नहीं पाया। करेक्ट आंसर होगा पहला और दूसरा स्टेटमेंट। याद रखना, इसके अंदर इरविन की डिमांड क्या थी? इरविन ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि गांधी सीडीएम यानी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट को रोककर हमारे आरटीसी यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दूसरे संस्करण के अंदर भाग लेने के लिए पहुंचे, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करें, ठीक है। तो याद रखना ये हुआ था यहां पर। छठवां सवाल बताएं, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के हिसाब से कॉर्नोलॉजिकली इनको आप पेस्ट कर दीजिए कि इसकी कॉर्नोलॉजी आपको क्या देखने को मिल जाएगी। फटाफट हम बात करते हैं। ऊना पैक्ट 1932 में यरवदा जेल में हुआ था। यरवदा जेल के सामने ये हुआ था, यरवदा जेल के सामने हुआ था। कौन कौन इसमें सिग्नेचरी हैं? सर मदन मोहन मालवीय ने सिग्नेचर किए हैं गांधी जी की तरफ से, और दूसरी तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ठीक है, दूसरी तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। चलिए, तो याद रखना कौन कौन है आपको यहां देखने को मिलते हैं, मैं बता रहा हूं। एक तरफ है डॉक्टर भीमराव और दूसरी तरफ आपको जो देखने को मिलते हैं दैट इज गांधी जी, ठीक है। डॉक्टर नहीं है, ये एडवोकेट गांधी जी आपको देखने को मिलते हैं। अब इनके बीच में पैक्ट होता है, गांधी जी वॉज इन जेल, ये यरवदा जेल में है, तो इनके स्थान पर जो सिग्नेटरी है, इनके स्थान पर जो सिग्नेचर है वो मदन मोहन मालवीय ने की है। अगस्त ऑफर 1940 में आता है, क्रिप्स मिशन 1942 में, इंडिविजुअल सत्याग्रह आपका 1941 में होता है, 1941 में इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है। पूछा जाता है कि अगस्त ऑफर के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो अगस्त ऑफर के विरोध में गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1-4-2-3, 1-4-2-3। अगस्त ऑफर तो 40 में आया था, गलत है। 1-4-2-3 कैसे हो जाएगा भाई? करेक्ट स्टेटमेंट है पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा। स्टेटमेंट इज ए इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ए करेक्ट स्टेटमेंट इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका 41 के अंतर्गत ही शुरू हुआ है, ऑलमोस्ट 41 में शुरू हुआ है। हम इसका करेक्ट आंसर ए मानेंगे। किसी को कोई तकलीफ है तो मुझे बता दो। 1, 2, 4, 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। बेटा हवाबाजी मत करियो ना मेरे लाल ना। 1, 2, 4, 3 करेक्ट आंसर होगा। अगस्त ऑफर को ठुकराकर ही गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया था। गांधी जी ने कहा था कि इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू कर दूंगा, सिस्टम हैंग कर दूंगा, सिस्टम पाट देंगे। इवन गांधी जी ने इसके अंदर सत्याग्रही को स्वयं चुना था कि अब की बार एबीले बालक को नहीं चुनूंगा। एक बच्चा कह रहा है कि इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में आया था, बिल्कुल आया था, पर आया तो अगस्त ऑफर के बाद ही था। इसको जो इनिशिएट किया गया है, इनिशिएट 1940 में किया गया है, बट किया तो आपका अगस्त ऑफर के बाद ही गया था। अगस्त ऑफर का विरोध ही इंडिविजुअल सत्याग्रह था। अगस्त ऑफर का विरोध ही इंडिविजुअल सत्याग्रह था। इसी के अंदर विनोबा भावे को चुना गया। सेकंड नंबर पे आपके जवाहरलाल नेहरू को चुना गया, ठीक है। थर्ड पे भीम करके एक पर्सन थे, उनको चुना गया। तो करेक्ट आंसर ये तो समझिए पहला, दूसरा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड के द्वारा शुरू किया गया था। देखो आपको 3 सिस्टम देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में, तीनों सिस्टम के बारे में जान लीजिए। ये लीजिए, बहुत बढ़िया लेवल है। ये इतनी अच्छी और क्लासिकल स्लाइड है, तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। आपने इंडिविजुअल सत्याग्रह को 41 क्यों लिखा? क्योंकि इंडिविजुअल सत्याग्रह को लोगों के सामने 1941 में ही लाया गया है, स्टेटमेंट इसलिए लिखा। रैयतवाड़ी कैप्टन
अलेक्जेंडर रीड ने शुरू किया था, और यहाँ टॉमस रो भी था, टॉमस मुनरो भी था, टॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड। रैयतवाड़ी 20 में, कॉर्नवालिस 93 में, महलवाड़ी 1822 में। रैयत इसके अंदर किसान होता था, एक स्पष्ट किसान। मद्रास, बॉम्बे, कुर्ग और कुछ असम के हिस्से में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कुछ यूपी के पार्ट में, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, एमपी और यूपी के कुछ हिस्से में। इसमें रैयत खुद किसान ही हुआ करता था, किसान को ही सारी जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अंतर्गत जो जिम्मेदारी थी जमींदारों पर थी, या पूरा गांव या महल जो होता था वो पूरा सिस्टम को देखा करता था। इसमें जो इंटरमीडिएटरी था वो कोई नहीं था, इसमें इंटरमीडिएटरी होते थे, इसमें इंटरमीडिएटरी होते थे विलेज या हेडमैन जो होते थे वो होते थे। ठीक है, याद रखेंगे। अगला रैयत हैड ओनरशिप राइट, या जमींदार वर ओनर्स, इसमें कलेक्टिव ओनरशिप बाय द विलेज या मेंबर्स इसके अंतर्गत होती थी। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको बताई है। करेक्ट आंसर की आप तरफ भागेंगे तो करेक्ट आंसर पता लगेगा कि जी हाँ, टॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर लीग ही थे। इसमें सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया नहीं था। करेक्ट आंसर, दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे, दोनों ही स्टेटमेंट इसके अंतर्गत सही होंगे। भाई एस के सुधीर, मान जा मेरे लाल, मैं बता रहा हूं जो है वो है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं 8वें नंबर का सवाल। बताएं, निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की तरफ मिलान करिए। जो आपकी पहाड़ियां देखने को मिलती है साउथ इंडियन पहाड़ियां हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ से, मतलब आपको याद रखना है। ट्रिक आपकी होती है कैनची जापान, एक ट्रिक होती है, हेल्प फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, कैनशी गो जापान। ट्रिक है कैनशी गो जापान, गो को छोड़ दीजिए, कैनसी गो जापान आप याद रख लीजिए। सबसे पहला कैराडोम, अन्नामलाई, नीलगिरी। कैन शी, शीश शैवरॉय हिल्स, जापान, जा से जावादी, पा से पालकोंडा, एन से नल्लामलाई। ठीक है, एन से नल्लामलाई। अगर आंसर की हम बात करते हैं तो कैन शी गो जापान, कैन सी गो जापान। अब कैन सी गो जापान है भैया, नल्लामाला पढ़ाई है, वो है आपको देखने को मिलती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ है, उल्टा है लाल। तो करेक्ट आंसर इसके अंदर क्या होगा, 1 2 4 3। सबसे पहले नल्ला मलाई, ठीक है, याद रखना, नल्ला मलाई आपको देखने को मिलती है, ये रही नल्ला मलाई, सबसे नीचे है। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगी नीलगिरी, इसके ऊपर है नीलगिरी, उसके बाद आपकी अन्नामलाई, और उसके बाद इलायची पहाड़ी, कैराडोम है। ये वेस्टर्न घाट के हिस्से हैं, वेस्टर्न घाट्स के हिस्से हैं, थोड़ा सा याद रखना। ये क्या है बच्चे, वेस्टर्न घाट्स के हिस्से हैं, इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें याद रखना। दीज आर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। 9वें नंबर का सवाल, देखो बच्चे ये सवाल आते हैं, किसी बच्चे को ये लग रहा है ना ये सवाल नहीं आते, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो भाई। 1 4 2 3 नहीं होगा, 1 4 2 3 कैसे हो जाएगा? ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा भाई। सबसे ऊपर कैरडमम हिल होगा, यानी इलायची पहाड़ी सबसे ऊपर होगी, 3 सबसे ऊपर होगा, लीजिए 3 सबसे ऊपर है। सबसे नीचे 1 होगा, नल्लामलाई होगा, इसके जस्ट नीचे कौन सा होगा, वो अन्नमलाई होगा, अन्नमलाई यानी 4 यहां होगा। बात खत्म हुई ना, ध्यान दीजिए ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9वें नंबर का सवाल है, भारत की जलवायु के संदर्भ में पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां पर होती है? पश्चिमी विक्षोभ आपका यहां पर होता है और सीधा वहां पहुंचता है। तो पश्चिमी विक्षोभ के बारे में आप मुझे बताएंगे कि पश्चिमी विक्षोभ जो है यह बनता कहां पर है, इसके बारे में बताइए। जब पश्चिमी विक्षोभ ना होता तो यूपी में गेहूं ना हो पाते। हम गेहूं के किसान हैं, हम गेहूं के किसान है का मतलब है हम गेहूं बोते हैं, हम खाने के लिए भी बोते हैं, बेचने के लिए भी बोते हैं, क्योंकि अपने पास खेत हैं। ठीक है, अब यहीं पर आप समझना इसके अंदर पश्चिमी विक्षोभ जो आपको देखने को मिलता है, जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, इसकी उत्पत्ति कहां होती है, इसके बारे में बताइए। सर ये भूमध्य सागर में उगता है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राबी क्रॉप्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राबी क्रॉप्स। यह आपको देखने को मिलता है मेडिटेरेनियन सी के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राबी क्रॉप्स, वेरी इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर रबी क्रॉप्स, फॉर रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स के लिए बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में याद रखेंगे कि सर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स के लिए थोड़ा ज्यादा जरूरी है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। मेडिटेरेनियन सी आपका करेक्ट आंसर है, मेडिटेरेनियन सी आपका करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखो। शशांक मेरी लाल, इसको समझिएगा, इंपोर्टेंट फॉर राबी क्रॉप है। 10वां सवाल बताइए, अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? एसिड रेन आप देखते हैं, इसके लिए जिम्मेदार जो है वो कौन सी गैस आपकी जिम्मेदार होती है, इसके बारे में बताना। जब अम्ल वर्षा होती है तो इसके अंदर आपके H2SO4 के बादल होते हैं, यानी तेजाब रहता है। ठीक है, तेजाब रहता है, तो इसके बारे में समझें कि भैया थोड़ा सा जान लीजिए तनिक। हाँ, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है जो H2SO4 है,
ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहा जाता है। अब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर SO2 NO2 ये तो बहुत जरूरी है। सल्फर डाइऑक्साइड के बिना सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनेगा? नाइट्रस ऑक्साइड HNO3 ये भी अम्ल होता है, ये कैसे बन पाएगा? तो भाई सीधी तौर पर बात ये होती है कि आपकी जो सल्फेट होती है एंड सल्फेट के साथ नाइट्रस होती है, ये रिएक्शंस होती हैं, यही अम्ल वर्षा कराते हैं, SO2 NO2 की कंपोजिशंस मिलते हैं बहुत भारी मात्रा में। ठीक, चलिए 11वां सवाल ये रहा, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात CRR को बढ़ाता है तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर ये कैश रिजर्व रेशो को बढ़ाता है तो इसका जो इंपैक्ट पड़ेगा वो इंपैक्ट क्या पड़ेगा? ठीक है, चलिए CRR को बढ़ाएगा तो ये होता है कैश रिजर्व रेशो। मतलब मान के चलो कि हमारे क्लास के अंदर एक बच्चा है जिसका नाम आप देखते हो माधव। माधव ने खोला बैंक, माधव के द्वारा एक बैंक खोला जाता है। माधव ने एक बैंक खोला है, गजोधर बैंक इसका नाम रखा है इसने। इसने बैंक का नाम रखा है गजोधर बैंक। तो गजोधर बैंक खुल गया, गजोधर बैंक खुल गया। तो ये एक शेड्यूल्ड बैंक है, इसको आरबीआई के अंदर आरबीआई एक्ट के सेक्शन 2 के अंतर्गत अपने आप को शेड्यूल्ड बैंक बताना पड़ेगा, वरना आरबीआई किसी भी दिन गजोधर बैंक पे ताला मार देगी। तो माधव भाई को क्या करना पड़ेगा? माधव भाई अगर लोगों को लोन देना चाहता है, बैंक का सबसे मेजर काम यही है कि वो लोन बांटे। अगर वो लोन नहीं बांटेगा, अगर वो लोन नहीं बांटेगा तो देन वो केवल एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन के रह जाएगा। उसको लोन बांटना पड़ेगा अगर वो कमाई करना चाहता है। तो गजोधर बैंक लोन बांटना चाहता है। इसके पास अभी वर्तमान में पैसा कितना है? इसके पास सर अभी फिलहाल में है, इसके पास 100 लाख रुपए मान लेते हैं, 100 लाख, ताकि मैं आसानी से समझा पाऊं। 100 लाख रुपए इधर मान लेते हैं, यानी 1 करोड़ है इसके पास। 100 लाख यानी 1 करोड़ इसके पास है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? आरबीआई के पास इसको कुछ धन आरक्षित करना पड़ेगा। आरबीआई के पास इसको कुछ धन आरक्षित करना पड़ेगा। अब जो कैश रिजर्व रेशो होती है, यह चीज आपकी बढ़ती घटती रहती है। मान के चलिए अभी फिलहाल में कुछ समय पहले तक ये 6.25 थी, तो इसको 6.25 करोड़ रुपए यहां पर रखने, 6.25 लाख रुपए यहां रखने पड़ेंगे। 6.25 लाख रुपए यहां रखने पड़ेंगे। अगर ये 6.25 लाख यहां रखता है, इसका मतलब इसकी जो टोटल है उसके पास 100 लाख है, इस वजह से 6.25 यहां रख रहा है। अगर यहां पर ये 12 लाख, 12.5 लाख रुपए, 50 लाख रखता है, इसका मतलब इसके पास कितना पैसा है? इसका मतलब इसके पास 200 लाख है, यानी 2 करोड़ इसके पास है। अगर ये कितने रुपए रखता है? 12.50, 6.25 रखता है तो 100 लाख है। इसी को अब ये बांट सकता है। अब ये इसी पैसे को बांट सकता है। इससे ज्यादा पैसा बांटने की कोशिश करेगा तो आरबीआई इसके गेट को बंद कर देगा। तो अब होता क्या है सर, अगर आरबीआई इसको बढ़ा देती है, कहती है कि अब हमें 6.25 का रेट नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए 20% का रेट। आरबीआई ने रेट बढ़ा के कर दिया 20%। तो जहां इसको पहले 6.25 करोड़ रुपए रखने पड़ रहे थे, अब इसको इधर 20 खोके रखने पड़ेंगे। 20 पेटी इधर इसने रख दी। अगर 20 पेटी रखेगा तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कंडीशन क्या बनेगी सर? अगर यहां पर 20 पेटी रखेगा तो जो इनका बैंकों की ऋण देने की क्षमता है वो कम हो जाएगी, लेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी ना। अब इसको 80 बांटने पड़ेंगे खाली, पहले ज्यादा बांट पा रहा था। ठीक है, तो अभिषेक नारवैया भैया याद रखना, बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम हो जाएगी। तो गजोधर बैंक का काम तो चलता है ऐसे। ठीक है, चलो समझ पाए गजोधर बैंक के बारे में। अच्छा बैंक है गजोधर बैंक, आपको लोन वगैरह लेना हो गजोधर बैंक से ले लेना। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं इसमें समझना। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि सर मुद्रास्फीति जो है, मुद्रास्फीति इंक्रीज हो जाएगी, भाई ऑब्वियस सी बात है। मुद्रास्फीति को कम करना, ज्यादा करना, यह आपके रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, सीआरआर का ही काम होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसीज को देखती है। इसका आंसर बी होना चाहिए था। 12वां सवाल समझिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी के संदर्भ में कौन सा चालू खाते का हिस्सा है? जो चालू खाते का हिस्सा है वो कौन सा है? बताते हैं, जो चालू खाते का हिस्सा है वो कौन सा है, उसकी हम बात करते हैं। सर ट्रेड इन गुड्स, विदेशी निवेश और रेमिटेंस, उधार वगैरह जो होते हैं, इसमें से आपसे पूछा गया कौन कौन सा हिस्सा है। देखो एक बात को समझना, जो करंट अकाउंट होता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट के अंदर पहली बात तो ट्रेड इन गुड्स तो होते ही होते हैं, ये तो इसमें आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा जो भी इनकी इनकम होती है, रेमिटेंस इनको जितना भी मिलता है, रेमिटेंस भी इसका हिस्सा होता है। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, ये कभी भी करंट अकाउंट का हिस्सा नहीं होते, न ही बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिस्सा होते हैं। वास्तविकता में यह आपकी सेविंग की भांति कार्य करते हैं, क्योंकि यह आपको लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाने वाले हैं। याद रखेंगे, बैंकिंग पूंजी ये गलत होगा। जैसे एफडीआई है, ऋण है, ये पूंजी खाते का हिस्सा होता है, यानी कैपिटल फंड का हिस्सा है। ये किसका? ये कैपिटल फंड का है, यानी कैपिटल अकाउंट का है। ये कैपिटल अकाउंट का है। ये किसका हिस्सा? कैपिटल अकाउंट का हिस्सा है।
तो करेक्ट आंसर होगा केवल पहला और तीसरा सही होगा, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड सही होगा। बेटा इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी दिमाग की दही कर देंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं 13वें नंबर का सवाल। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, इसके बारे में समझिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी ये क्या होती है? सर ये डिस्गस्ट बेरोजगारी होती है, ये दिखाई नहीं देती पर बेरोजगारी होती है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत करेक्ट आंसर क्या है। देखो आसान सवाल तो इसमें कोई भी बता देगा कि कृषि के अंदर प्रच्छन्न बेरोजगारी मिलती है, बट इसका मतलब बताइए, इसका मतलब क्या होता है? इसको मुझे इकोनॉमिक टर्म्स में समझाइए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी इकोनॉमिक टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होगी। इकोनॉमिक टर्म्स के अकॉर्डिंग आप बताएं कि यह बेरोजगारी कौन सी वाली बेरोजगारी होगी भाई साहब, इसके बारे में एक बार मैंने बता दो। पिछली बार सर मेरा करंट की वजह से रह गया था, शशांक का ऐसा कहना है। शशांक और बाकी सब छात्रों मेरी एक बात को सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि इस बार आपको पूरा का पूरा जीएस अलग लेवल पे होगा। परसों से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, अभी आधे घंटे बाद इवेंट लग जाएगा, ठीक है। चलिए आधे घंटे बाद इवेंट लग जाएगा। अगर श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर इज जीरो, जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की अगर वो जीरो है तो यही डिस्गस्ड बेरोजगारी होगी। इसका मतलब क्या हो? मार्जिनल का मतलब समझिए, सीमांत उत्पादकता का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति के आ जाने से प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाती है। मान के चलो एक खेत है, मान के चलो एक खेत है, ये खेत है 5 बीघे का खेत है, 5 बीघा का खेत है, ये 5 बीघे का खेत है। अब ये पर्सन यहाँ पर काम करते हैं, 2 जन काम करते हैं। 5 बीघे में 2 जन ये काम कम पड़ेंगे, वैसे 3 जन ले लेते हैं। 5 बीघे में आपके 3 जन काम करते हैं, ये तीनों काम करते हैं और ये यहाँ से इनकम लेते हैं 5 बीघे में से 2 लाख रुपए की। 2 लाख की इनकम यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक सर, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। अगर यहां पर मैं एक और गुल्लू को भी इसमें शामिल कर दूं, तो गुल्लू भी अगर इसमें शामिल हो जाएगा तो भी 5 बीघे से इनकम 2 लाख ही निकाल पाओगे, ज्यादा नहीं निकाल पाओगे। तो गुल्लू के भी यहां पर होने के बाद भी ऐसा संभव नहीं है, गुल्लू के भी यहां पर होने के बाद ऐसा संभव नहीं है। आवश्यकता से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और इसको मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर की इसकी क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसमें आई ही नहीं है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसके अंतर्गत आई ही नहीं है। ओके चलो, तो करेक्ट आंसर है बी कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी जीरो हो जाए तो यह ऐसे ही काम करता है, ठीक है। गुल्लू को मत छेड़ना। 14वें नंबर के सवाल की बात करते हैं। मानव पाचन तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। तुम्हें लगा था मैं साइंस हल्की मोटी कराता हूं, अब तुम देखो, ठीक है। अरे एक बार ध्यान थी देखो, एक बार हम बात करते हैं साइंस के सवालों के बारे में, तो पहला ही सवाल आपको देखने को मिलेगा कि यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और पित्र स्त्रावित करती है, मतलब यह बाइल जूस निकालती है। लीवर जो है ये बाइल जूस निकालता है, जहां तक मुझे लगता है। हाँ जी, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये बाइल जूस निकालती है, मुझे तो कोई दिक्कत इसमें लगी नहीं। स्टेटमेंट है जोरदार तरीके से सही। पैनक्रियास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार का ग्लैंड है, ये अंतरस्त्रावी भी है और बाह्य स्त्रावी भी है, और इस प्रकार का ये पहला ही ग्लैंड है जो ऐसा काम कर पाता है। बहुत बढ़िया। पेप्सिन एंजाइम छोटी आंत में प्रोटीन को पचाते हैं। यार पेप्सिन एंजाइम छोटी आंत में कब से आए मुझे ये बताओ। अरे पेप्सिन एंजाइम स्टोमक में पाए जाते हैं और स्टोमक में ही पाचन करते हैं, छोटी आंत में होते ही नहीं है। छोटी आंत में तो ट्रिप्सिन काम करता है। क्या रे, छोटी आंत में पिटोगे अब तुम? अबे छोटी आंत में ट्रिप्सिन है यार, ट्रिप्सिन है। जो पेप्सिन है वो तो स्टोमक में होता है। मुझे बायोलॉजी पढ़े हुए 3000 साल हो गए होंगे, फिर भी मुझे पता है ये बात कि छोटी आंत में ट्रिप्सिन होता है, पेप्सिन होता है स्टोमक में। क्या कर रहे हो तुम, ऐसे लोगे सिलेक्शन? चलो, पहला और दूसरा केवल 2 ही स्टेटमेंट इसके अंतर्गत सही है, तीसरा स्टेटमेंट एकदम बहुत बुरी तरीके से गलत है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगला सवाल। 15वें नंबर का सवाल ये रहा, सूची का मिलान करिए। सवाल आपके सामने, इनको मैच द फॉलोइंग इनका कर दीजिए, ठीक है। चलो तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। मैच द फॉलोइंग, जो यौगिक है इनका कुछ नाम पूछा है, इसके बारे में बताइए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने को मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 जो आपको देखने को मिलता है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला नहीं लिख रहा है लेकिन यार क्योंकि मैं अच्छा स्टूडेंट है, NaCHO3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहा जाएगा, NaHCO3 इसको कहा जाएगा। अच्छा उल्टा कर दिया, बोल तो मैं सही रहा हूं बेटे। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा को बोलते हैं, बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा इसके अंतर्गत आप समझेंगे कि सर सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद आपको देखने को मिलता है Na2CO3
इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको क्या बोलते हैं भाई? सोडियम कार्बोनेट। ये क्या? सोडियम कार्बोनेट। ये वॉशिंग सोडा है। ये वॉशिंग सोडा आपको देखने को मिलता है। अब तो मैंने दो बता दिए, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, यही कॉम्बिनेशन मैच हो गया, बात खत्म हुई। तो तीसरा जो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहा जाएगा NaOH, कास्टिक सोडा होता है, NaOH कास्टिक सोडा, NaOH कास्टिक सोडा इसको कहा जाता है। और बचा हुआ अंतिम विकल्प CaOCl, यानी कि आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कॉस्टिक सोडा होगा। बात खत्म हो। नहीं 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 नहीं, ये ब्लीचिंग पाउडर होगा ना, CaOCl, कैल्शियम क्लोराइड। हाँ, ब्लीचिंग पाउडर होगा, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर होगा, ब्लीचिंग पाउडर इज द आंसर। ठीक है, चलो ये फॉर्मूले भी आ जाते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, पूछा जाए Na2CO3 इंटू 10H2O। बहुत बढ़िया। 16वें नंबर का सवाल, जब प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से विरल मीडियम में जाती है तो यह क्या कहलाती है? वाह जी वाह, वाह जी वाह। अगर डेंसर मीडियम, सोने का चमकना, क्योंकि प्रकाश का पूर्ण परावर्तन हो जाता है, प्रकाश रिफ्लेक्ट करके वापस इतना ज्यादा भागता है वापस कि चमक चमक चमचम देखने को मिलती है। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है यह अभिलंब से किस ओर बढ़ती है? सर अभिलंब से यह किस ओर बढ़ती है? सर ये दूर की ओर बढ़ती है और जो गति है वो बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखना, यह अभिलंब से दूर की ओर हटती है और इसकी गति बढ़ जाती है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड स्पीड्स अप, जब ये डेंसर मीडियम में जाती है। क्योंकि डेंसर मीडियम में एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत क्लोजली पैक होता है, तो इसमें तेजी के साथ आपकी लाइट जलती है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में आप समझिए कि आपको जो अभिलंब देखने को मिलता है, जो मीडियम देखने को मिलता है, इसके अंतर्गत ही मैं चर्चा कर रहा हूं, मीडियम के अंतर्गत ही मैं चर्चा कर रहा हूं, यह आपको कैसी देखने को मिलती है। जो बच्चे कह रहे हैं ना हट जाइए, अब मैं इधर से खड़ा होकर पढ़ाने लगा हूं इसी वजह से। ठीक है, चलिए बुझे हुए चीने के बारे में, चूने के बारे में कोई मुझे बताएगा? बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO होता है क्या? आगे हम बात करते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ये अवे हो जाती है बैंड से, नॉर्मल से अवे हो जाती है डेंसर मीडियम में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि ये जो मीडियम है ये रेयर मीडियम होगा तो ये इस तरफ आती है, पोजिशन इसकी चेंज होती है। राइट, आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं 16वें नंबर के सवाल के बाद 17वें नंबर का सवाल ये रहा। निम्नलिखित में से कौन खुला स्रोत ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से कौन सा देखने को नहीं मिलता? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? सर लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है। एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, एंड्रॉइड भी ओपन सोर्स है, एंड्रॉइड पे भी आप इसकी फाइल मिल जाएंगे आपको। राइट, और उबुंटू भी आपको देखने को मिल जाएगा। उबुंटू भी आपको कहता है CaOH का होल ट्वाइस आपको देखने को मिलता है, CaOH का होल ट्वाइस आपको देखने को मिलता है। ठीक है निक, दूसरा आप यहाँ पे समझना, विंडो 11 जो आपको देखने को मिलता है ओपन सोर्स नहीं है, पैसे लगते हैं, 6000 रुपए की एक विंडो पड़ती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। जय श्री राम अंशु मेरे लाल। आगे हम बात करेंगे सवाल, सवाल नंबर 18 की हम चर्चा कर लेंगे। सवाल नंबर 18 के बारे में बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का बात क्या है? IPv4 एंड IPv6 एड्रेस रेस्पेक्टिवली कौन कौन से हैं? IPv4 और IPv6 एड्रेस कौन कौन से हैं? IPv4 जो आपको देखने को मिलेगा, कौन सा IPv4 आपको देखने को मिलेगा? 32 बिट का। IPv4 कितने बिट का? 32 बिट का। एंड IPv6 कितने है उसका? सर ये 128 बिट का है। 132 और 128 बिट आपको देखने को मिल जाएंगे, 132 और 128 बिट थोड़ा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं फटाफट से। 32 बिट 128 बिट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें याद रखना, इसमें 2 की पावर 32 एड्रेसेस इतने आ सकते हैं, किसमें? IPv4 में। IPv6 में 2 की पावर 128 इतने आ सकते हैं। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन है वो DHCP पे काम करता है। ठीक है, याद रखना 32 और 128 आपको देखने को मिलता है IPv4 और 6 के बारे में। हम बात करते हैं रामसर साइट के संदर्भ में भारत के बारे में कौन सा कथन सही है? रामसर साइट के बारे में बताइए, भारत में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत बढ़िया सर, सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। इतनी बड़ी गलत बात कर रहे हो सर, सुंदरवन क्यों है? सुंदरवन थोड़ी है भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल। देखो देखो, ये बिल्कुल नहीं है, सुंदरवन सबसे बड़ा रामसर स्थल है, ये सही है। देखो अगर हम बात करते हैं तो इसमें ना कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, याद रखना। बताओ।
बहुत बड़े। अगर हम रामसर स्थल की बात करते हैं और मैक्सिमम पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा रामसर स्थल आपको कौन सा देखने को मिलेगा, फटाफट बताइए। देखो अगर हम बात करते हैं, अरे यार सुनो सुनो, मेरी बात को सुनो। कई बार ये कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लगता है आपको भी वो कंफ्यूजन है कि क्या सुंदरबन सबसे बड़ा रामसर स्थल है। तो इसमें बच्चों को ही कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि सुंदरबन सबसे बड़ा रामसर स्थल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। सुंदरबन ही सबसे बड़ा रामसर स्थल है। परीक्षा में कई बार रेणुका को सबसे बड़ा मतलब स्थल बता देते हैं, बट ऐसा नहीं है। रामसर के अंतर्गत सबसे बड़ा सुंदरवन ही है। ए ऑप्शन करेक्ट है। साथ में रेणुका आर्द्रभूमि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, वो छोटे से रिलेट करता है, बड़े से रिलेट नहीं करता। रेणुका हिमाचल प्रदेश वाला है भाई, यह और कब का सुंदरबन वेस्ट बंगाल वाला। तमिलनाडु में रामसरों की संख्या सबसे अधिक है, फरवरी 2026 तक, नहीं आज तक, करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। सबसे बड़ा डेल्टा भी है मॉर्निंग तक, जी हाँ, आज सुबह फरवरी 2026, आज सुबह की मॉर्निंग तक सबसे बड़ा यही है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑल, 1 2 3 तीनों ही सही है, 1 2 3 तीनों ही सही है इसके अंदर। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं 20वें नंबर का सवाल, हटो बचो। पूछा गया है पीएम सूर्योदय योजना, ठीक है, पीएम सूर्योदय योजना की हम बात कर रहे हैं, ये भी सही है। पीएम सूर्योदय योजना की हम बात कर रहे हैं, यह आपकी किसके लिए है? इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों को रूफ टॉप लगवाना है, करेक्ट आंसर है रूफ टॉप लगवाना है। जी हाँ, 1 करोड़ घरों पर रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगवाना, यही इसी का काम है जी। दूसरा, यह योजना विशेष रूप से केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। क्या ऐसी बात हो गई अब? क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है? बिल्कुल नहीं, यह वास्तविकता में सबके लिए है। आप ग्रामीण हो, कोई भी हो, कहीं से भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। यह ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य बिजली बिल को कम करना, ऊर्जा को सुरक्षित करना है। यह मध्यम और गरीब वर्ग के लिए है, जो हर क्षेत्र में देखने को मिले। तो करेक्ट आंसर ये हुआ कि ये केवल ग्रामीणों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। जो आपके मिडिल क्लास फैमिलीज हैं उन सब के लिए, जैसे हम हैं, हम तो मिडिल क्लास में भी मिडिल है, मिडिल क्लास में भी लोअर आते हैं, तो उसी में करेक्ट आंसर ये होगा। यह भारत के ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए है, करेक्ट है, पहला और तीसरा सही है। याद रखेंगे भाईजान, इसके बारे में आपको दिक्कत नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल 21वें नंबर का ये रहा। 2025 में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का नया पूर्ण सदस्य नहीं बना है? बताइए। ब्रिक्स इस बार की जो आपको 25 में हुई थी, वो ब्राजील में हुई थी। ब्राजील में आपकी हुई थी, ब्राजील में आपकी हुई थी 2025 वाली। 2026 वाली रूसिया में होगी, रूसिया में होगी। अब पूछा कि कौन सा इसका हिस्सा नहीं है, बताइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सर नाइजीरिया इसका हिस्सा नहीं है, नाइजीरिया इसका हिस्सा नहीं है, आपको समझना होगा। मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी और यूएई ब्रिक्स के नए सदस्य बने हैं, नाइजीरिया इसमें शामिल नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं 21 के बाद 22वें नंबर का सवाल, ये रहा। इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक के संबंध में सही विकल्प को चुनिए। इस तरीके का क्वेश्चन शायद ही आपको मिले, इस तरीके का क्वेश्चन शायद ही आपको मिले, क्योंकि इसके अंतर्गत जो लेवल रखा गया है ना, मजा मान देगा आपका। फटाफट बताइए। इसको वीपो लॉन्च करता है, इसको क्या लॉन्च करता है, इसको अरे वर्ल्ड बैंक लॉन्च नहीं करता, इसको वीपो लॉन्च करता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, वीपो। स्विट्जरलैंड आपका हाथों बच्चों टॉप पे चल रहा है। अब हम इसी के अंतर्गत तो बात कर रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो अगर हम बात करते हैं मनीष भाटी भाई, और अब भाटी साहब इसमें समझना कि भारत ने लगातार अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और टॉप 40 में बढ़िया भाई, 40वें नंबर पे ही है वो। पहले आपका कहां था सर? यह पहले 41वें पे था, ये 40वें पे लाग रहा है। ठीक से आगे हम बात करते हैं, आपका 23वें नंबर का सवाल हो रहा। हाल ही में समाचारों में रहा कवच सिस्टम क्या है? कवच 2.0 भी आ चुका है, और हम आज भी हाल ही में चर्चाओं में रहा कवच कह रहे हैं, और आज ही वाह। इसका काम वैसे क्या है सर? ये स्वदेश, मतलब ये भारत के अंदर ही बनाई गई आपकी एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिससे कि स्वदेश यानी इंडिजीनियस है, ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसको बोला जाता है टीपीएस, ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। आप उसमें टक्कर हो तो यह बच जाए, ट्रेनों को ज्यादा चोट ना आए, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। ठीक है, ये क्या करती है? दो ट्रेनों को टकराने से बचाती है, बचा देती है कि सामने से ट्रेन आ रही है, रास्ता बदल लो, याद रखना। वाजिब। 24वां सवाल ये रहा, मैच द फॉलोइंग है, वाजिब। अगर आप में से कोई भी ऐसा लल्लू निकला जो इस सवाल को नहीं कर पाया, फिर तुम गए, फिर देख लेना, फिर तुम गए।
अब समझो फटाफट से, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले दक्षिणतम सदर्न कोस्ट रेलवे, कौन सा पूछ रहे हैं? सदर्न कोस्ट रेलवे की हम बात कर रहे हैं। या आपको कहां देखने को मिलेगा? सदर्न कोस्ट रेलवे ए का 2 होगा, यहां नहीं हो सकता। सदर्न कोस्ट रेलवे ए का 2 होगा, यहां नहीं हो सकता। कहने की बात यह हुई कि सदर्न कोस्ट रेलवे विशाखापट्टनम में है। सदर्न कोस्ट रेलवे कहां? विशाखापट्टनम में देखने को मिलेगा। एंड सदर्न वेस्टर्न रेलवे हुबली कर्नाटक में देखने को मिलेगा, राइट। और अगर हम बात करते हैं पश्चिम मध्य रेलवे, सर ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में है। और बात करते हैं उत्तर मध्य रेलवे, ये प्रयागराज में, एनसीआर प्रयागराज में होगा। करेक्ट आंसर तुम नहीं बता पाए, तुम यार बहुत बेकार बालक हो। 2134 इसका सही जवाब था। 2134 इसका सही जवाब था। कम से कम रेलवे में पढ़ने के लिए रेलवे के ये तो डेटा याद कर लो भाई। तुमने क्यों नाक कटा रखी है चारों पांचों भाई? यार इतना तो मत गिरो भाई। 25 सवाल की बात करते हैं। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। लो आगे लल्लू सवाल। पूरे आज पूरे दिन का अगर सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो आज पूरे दिन का इजीएस्ट क्वेश्चन यही है, आपके सामने फेंक के मारा है। ठीक है, चलिए। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 32 वाज कॉल्ड द सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 5 प्रकार की रिट आपको देखने को मिलती हैं। रिट कौन सी देखने को मिलती है? 5 प्रकार की रिट देखने को मिलती हैं। रिट कौन सी है? 5 तो है, राइट जी हाँ। अगला सवाल 26वां है। बताइए कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ये भी आसान है। गोली बेटा मस्ती नहीं, देखिए फटाफट से। अब हम चर्चा करते, ठीक है चलिए। ये प्रश्न गलती से डाल दिया था। अभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसे भी बच्चे हमारे क्लास में बढ़ते हैं तो लल्लू लाल हैं, उनको यही सवाल आता है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका मोरल इतना डाउन हो जाए कि अगली बार तुम क्लास में दिखो ही ना, इसलिए मुझे लल्लू सवाल भी डालने पड़ते हैं। देखो महानदी जो गिरती है ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। बाकी जो रिवर आपको यहाँ देखने को मिल रही है, इसके अलावा जो रिवर आपको देखने को मिलती है पहली दूसरी तीसरी। अच्छा पिटोगे, महानदी कहाँ जाएगी? महानदी डेल्टा नहीं बनाती है अपना। देखो पहली दूसरी तीसरी बाकी की तीनों नदी अरब सागर में जाती है। ताप्ती, साबरमती और माही तीनों ही अरब सागर के अंदर गिरती है। ठीक है, ताप्ती भी निकलती है बैतूल से, निकलती है बैतूल के पठार से निकलती है ताप्ती, ठीक याद रखना। और आपकी जो माही रिवर है ये विंध्यन रेंज से निकलती है। माही माही तेरे प्यार में सुना होगा आपने, तो ये कहां से निकलती है? विंध्यन रेंज से आपकी निकलती है। और साबरमती जो आपकी रिवर आपको देखने को मिलती है, साबरमती जो रिवर आपको देखने को मिलती है कहां से निकलती है? अरावली हिल से निकलती है, अरावली से निकलती है, अरावली से निकलती है, अरावली से निकलती है। ये विंध्यन से निकलती है, विंध्यन से निकलती है, ठीक है। और ताप्ती जो आपको देखने को मिलती है, ताप्ती के बारे में आप बताइए, ताप्ती आपकी कहां से देखने को मिलेगी फटाफट? ताप्ती कहां से? सूरत इसी के तट पे बसा हुआ है। ताप्ती के तट पर ही सूरत आपका बसा हुआ है। अभी बता के हटा, अरे बैतूल पठार से निकलती है। थोड़ी सी बुद्धि का करिए इस्तेमाल। करेक्ट आंसर बैतूल का होगा, पठार। बिल्कुल ही बिल्कुल आपने थुका रखा है मेरे यार। BATUL बैतूल, बैतूल स्पेलिंग गलत है। BTUL बैतूल सही था, सही है बैतूल। ठीक है चलो हम बात करते हैं। सर धार जिले से निकलती है, बहुत बढ़िया। धार डिस्ट्रिक्ट से निकलती है आपकी कौन सी? माही। विंध्यन से निकलती है। माहिर माही मुंडेरी पे तेरी बोल रहा है कागा। 27वां नंबर आ गया है, इसका जवाब सुना जा। वाह। हम बात करते हैं, फटाफट बताइए। MS वर्ड में कंट्रोल H शॉर्टकट का प्रयोग क्यों किया जाता है? फटाफट बताओ। कंट्रोल H के प्रयोग के बारे में आप मुझे बताएंगे। इसका जो प्रयोग है वो क्यों किया जाता है, बताइए। सर एग्जैक्टली कंट्रोल H का काम होता है फाइंड एंड रिप्लेस के लिए इसका यूज किया जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस टैब के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए? सर हाइपरलिंक के लिए। कंट्रोल A है जहां तक है, नहीं कंट्रोल A नहीं था, हाइपरलिंक कंट्रोल K था ना इसके लिए तो, ठीक है हाँ, कंट्रोल प्लस K था हाइपरलिंक के लिए, वाजिब। फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स के लिए, हाँ सर यही तो था H। इंडेंट बढ़ाने के लिए आपका डायरेक्टली टैब होता है, इंडेंट बढ़ाने के लिए कंट्रोल J जस्टिफाइड वगैरह कर लीजिए। हिस्ट्री के लिए कंट्रोल Z अंडू, Z अंडू अंडू अंडू, ठीक है याद रखना। 28 सवाल, ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? तो ग्रीन मफलर आपको देखने को मिलता है कि किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है आपका मफलर, बताइए जी। मफलर जो है ग्रीन मफलर, यह आप समझना यह किस लिए होता है, ठीक है चलिए।
सर आप दादाजी का मफलर क्यों ओढ़ते थे? सर्दी से बचने के लिए। सड़कों को ग्रीन मफलर पहनाया जाता है ताकि सड़कों पे शोर कम आए। शोर कम आए इसका मतलब क्या होता है? सड़कों के किनारे वृक्ष लगाए जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्र के आसपास लगाए जाते हैं। इसको नॉइस पोल्यूशन के लिए किया जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस होता है, भाई यही तो टिक किया है, फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स ही तो किया है, मैंने कहा गलत किया है? ग्रीन मफलर नॉइस पोल्यूशन के लिए होता है। ग्रीन मफलर किसके लिए होता है? नॉइस पोल्यूशन के लिए होता है? ध्वनि के लिए होता है। मफलर लगाई ले जिगर से पिया, सुना होगा आपने गाना। 29वें नंबर का सवाल ये रहा। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित नेता और उनके केंद्रों का गलत मिलान पहचाने। सही नहीं पहचाना तो अब आपको पहचाना है गलत पहचान। ठीक है, अब तक आपने सही काम तो बहुत कर लिया, अब कुछ काम गलत भी कर दो वरना आप देवता बन जाओगे। तो अगर मैं इसी के बारे में बात करूं, बिहार से कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर से थे, एक हाथ कट गया फिर भी लड़ते रहे, वाह जी वाह। नाना साहेब कानपुर से थे, नाना जी का कान वाला टोपा बहुत जोरदार है। बेगम हजरत महल लखनऊ से, क्या बात है। खान बहादुर खान, सर ये तो बरेली की बर्फी वाले थे ना, तो बरेली हो जाएगा, बरेली हो जाएगा। और दिल्ली से तो आपके सैयद हैदर नहीं, दिल्ली से बख्त खान थे, बख्त खान आपको देखने को मिल जाएंगे, बख्त खान। ठीक है, दिल्ली से बख्त खान देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट आंसर वुड बी डी। तीसरा सवाल, नीति आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग के बारे में कथन बता दो कौन सा सही है, वरना आज तुम कह देगा। अरे बहादुर शाह नहीं था यार, बख्त खान था यार, बहादुर शाह तो पकड़ लिया था ना यार मेरे, बख्त खान था दिल्ली से। सर इसका यह एक संवैधानिक ढंग है, पहला ही स्टेटमेंट एकदम से गलत हो गया, बहुत जोर का गलत हो गया। इसका गठन 1 जनवरी 15 को हुआ था, वाह जी वाह। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर काम करता है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करता है जी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये क्या होता है बेटा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ये होता है जिसके अंतर्गत बताया जाता है कि यह सबकी सहभागिता से काम करता है, केंद्र राज्य यूटी इसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे तभी यह काम कर पाएगा। तो करेक्ट आंसर यही होगा मेरे लाल, इसके अंदर सही स्टेटमेंट को चुना जाए तो दूसरा और तीसरा ही सही स्टेटमेंट होगा। तो केवल 2 और 3 इसके अंदर सही जवाब हैं, केवल 2 और 3 इसके अंतर्गत सही जवाब हैं, राइट। इसके बारे में याद रखना। 31वां सवाल बताइए, भारतीय मानक स्टैंडर्ड टाइमलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? अब ये मतलब मैं सच बता रहा हूं तुम्हें, ये महालू सवाल है, बट इसमें तुम देखना आधे बच्चे गलत करेंगे इसे। 82.5 डिग्री से निकलती है हमारी जो मानक समय रेखा है, जो इलाहाबाद के नैनी के पास से निकलती है। ठीक है, नैनी के पास से निकलती है, तो इसके बारे में मुझे बताएं थोड़ा सा कि सर ये जिस प्रकार से निकलती है वो बताइए कहां कहां से निकलती है। जब मैं बता रहा हूं इलाहाबाद के नैनी के पास से निकलती है तो उत्तर प्रदेश तो होगा ही, एमपी भी होगा, एमपी इसके जस्ट नीचे है, छत्तीसगढ़ भी होगा, अच्छा खासा एरिया छत्तीसगढ़ में कवर करते हुए निकलती है। और अगर मैं बात करूं तेलंगाना नहीं होगा, आंध्र प्रदेश होगा इसकी जगह, इसकी जगह क्या होगा? एपी, एपी डिलो इसकी जगह होगा। और ये 4 ही जगह से निकलती है। भारत का जो समय है वो इसी के अनुसार तय होता है, 5.5 प्लस कैटेगरी में जाता है। भारत का समय कितने में जाता है? 5.5 में जाता है। और भारत का जो विस्तार है वो 30 डिग्री मिनट आपको देखने को मिल जाएगा, 30 डिग्री देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सबने सही आंसर किया है। मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत ही कमजोर समझता हूं, कोई बात नहीं। 32वां सवाल, मिशन इंद्रधनुष का मुझे बता दो, मुझे तो दिक्कत नहीं है? क्यों, सही बात है कि नहीं? मिशन इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च किया गया था रिसेंटली। अब इसके बारे में मुझे बता दिए किस लिए था इंद्रधनुष। अब देखो सीधी बात है, मैंने धनुष बना लिया है, अच्छा वाला धनुष बनाऊंगा बेटा अपना। अगर तुम समझोगे ऐसा ही धनुष बनाऊंगा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आर्टिस्ट हूं बहुत बड़ा, और इस पे प्रत्यंचा चढ़ाता हूं। अभी देखो तुम, ये मैंने इस पे प्रत्यंचा चढ़ा ली है, एक कोना बड़ा हो गया बेटे। मैंने इस पे प्रत्यंचा भी चढ़ा ली है, अब इस पे तीर भी चढ़ा दिया है, ये लो। और इसकी प्रत्यंचा को पीछे की तरफ खींच भी दिया है। और इस तीर को पीछे की तरफ ले भी आए हैं। अब हट, प्रत्यंचा खींच दी है और तीर छोड़ भी दिया। ठीक है, चलो। तो अगर हम बात करते हैं, जैसे प्रत्यंचा छोड़ूंगा ये तीर भगा भगा कहां जाएगा बताइए? तो तीर भगा भगा जाएगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए। ये इंजेक्शन होता है भाई, इंजेक्शन वाह होता है, इंजेक्शन वाह। ये इंजेक्शन आपको देखने को मिलता है, जो आपको यहां पर पता लगेगी
दिस इज इंजेक्शन, ठीक है, उड़ता हुआ तीर जाएगा और ये इंजेक्शन बन जाएगा। ये क्या बनेगा? इंजेक्शन आपका बन जाएगा, सिरिंज में भरा हुआ इंजेक्शन होगा, ये इंजेक्शन हो गया। तो इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण होता है जो महिला और बच्चों को लगता है, ठीक है, याद रखेंगे। मजा आया? ठीक है, चलिए 33वां सवाल, शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया में कब शुरू होता है? तो बहुत बन रहे थे, तो मुझे लगा कि अब सवाल मुझे फेंकना पड़ेगा अपना, जिससे कि उसके बाद ही आप शांत हो जाएंगे तुरंत। ठीक है, चलिए। देखिए, जैसे ही बजते हैं दिन के 12 बजते ही खेल खराब, क्योंकि 0 आवर शुरू हो जाता है। 0 आवर शुरू हो जाता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर द प्रश्न आवर, क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद यह शुरू हो जाता है। और क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद शुरू होता है आपका 0 आवर। अगर हम बात करते हैं 11 से 12 तक चलता है, यहां पर 0 आवर शुरू होता है 12 बजे। 0 आवर रूल नंबर 377 में स्पेशली मेंशन किया गया है, 377 में इसको स्पेशल मेंशन किया गया है। क्वेश्चन आर 20 स्टार्ट 230 अनस्टार्ट सवाल पूछे जाने की क्षमता होती है। ठीक है, लेजिस्लेटिव डिस्कशन के लिए काम करता है, राज्यसभा के अंदर 5 बजे तक चलता है हिसाब किताब, तो यहां भी आपका हिसाब किताब ठीक, राइट। तो इसको 12 बजे शुरू करते हैं, ठीक है। कब शुरू करते हैं इसको? 12 बजे शुरू करते हैं। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर आप एक दिन का तो आराम ले लीजिए, सपने बड़े हैं इसलिए आज जिद पे अड़े हैं। अगर बात यह होती कि घर जाने का विकल्प होता तो घर चले गए होते, इतने थके हैं। तो थोड़ा समझ लीजिए, आप भी मेहनत को जारी रखिए। एक एक दिन की कीमत तब जानोगे जब पेपर में नंबर नहीं आएंगे। आ जाएंगे तो पड़ोसी जानेंगे, नहीं आएंगे तो आप जानोगे। प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये होता है 33 के बाद हम बात करते हैं 34वां, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? सर कीड़ा आपको देखने को मिलता है, कीड़ा के ईडीए आपको जो देखने को मिलते हैं, ये आपका वो है जो सर कीड़ा है। कीड़ा आपको वो देखने को मिलता है जो फैट सॉल्यूबल है। कीड़ा केवल आपका वसा खाता है, ये फैट में सॉल्यूबल होता है। जल में कौन कौन से विटामिन सी है? के ई डी ए, बी है, बी और सी, दूसरा और तीसरा जो है, सेकंड और थर्ड जो है जल में घुलनशील है। ठीक है, याद रखना, कीड़ा फैट सोल्यूबल है। ठीक है, याद रखना। 35वां सवाल ये रहा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के संबंध में मुझे बताइए। देखो यार, मेरा एक सिंपल सा सपना है, मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को मतलब एनटीपीसी में या गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर मैं इतने सिलेक्शन दिलाना चाहता हूं जिसके बाद क्लास के अंतर्गत, मेरे क्लास के अंतर्गत जो बच्चे पढ़ने वाले ना, उसका सक्सेस रेशो 90% से प्लस हो जाए। बस मैं इतना चाहता हूं। मैं जिस भी एयरपोर्ट पे जाऊं वहां अपने लड़के अथवा लड़कियां जो वहां पे कार्यरत हों वो मिल जाएं। ठीक है, अपना बहुत सिंपल है, जिस भी डिपार्टमेंट पे जाऊं उस डिपार्टमेंट में अपने नोन मिल जाए, बस इतना पढ़ाना है। करेक्ट आंसर है, यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। देविका रानी पहली प्राप्त करता थी, 1969 में शुरू किया गया था। हटो बचो दोनों ही सही है, ठीक बात है। 35 सवाल सही हुआ। 36वें सवाल की हम बात करते हैं, ये लीजिए। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का मुख्य परिणाम क्या था? सूरत में आपको याद हो एक घूंसाबाज गया था बहुत बड़े लेवल का, रास बिहारी घोष और लाला लाजपत राय के बीच में इलेक्शन हुआ था। लाला जी चुनाव जीत गए थे, बावजूद उनको चुना नहीं गया, तो कांग्रेस के दो भाग हो जाते हैं, दो फड़ कांग्रेस के बन जाते हैं। करेक्ट आंसर है नरम दल और गर्म दल में विभाजन, मर्जर ऑफ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग 1916 में हुआ है, लखनऊ सेशन में। अंबिका चरण मजूमदार, ए के एम अंबिका चरण मजूमदार इसके अंदर है, या रास बिहारी घोष। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में होता है, लाहौर, लाहौर में होता है, लाहौर। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ 1942 के अंतर्गत यह किया जाता है, याद रखना। अरुणा आसफ अली ने ध्वज भी फहरा दिया था यहीं पर। हटो बचो, आगे हम बात करते हैं। लीजिए 37वें नंबर का सवाल है, सरगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? बताइए, सरगैसो सागर कहां पर देखने को मिलेगा? सरगैसो सागर कहां पर स्थित है? सर सरगैसो सागर के अगर हम बात करते हैं तो यह आपको देखने को मिलता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपको सरगैसो सागर देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर सरगैसो सागर है, जो आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में देखने को मिलेगा। किधर है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। 38वां सवाल, एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? एक्सेल के अंदर वी लुकअप का यूज किया जाता है, वो क्यों किया जाता है बताइए। एक्सेल में वी लुकअप का यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है? सर वी लुकअप का मतलब होता है वर्टिकली लुकअप, सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है।
किसी टेबल में वर्टिकली डेटा को खोज सकता है। इसका मतलब होता है वर्टिकल लुकअप। वर्टिकल लुकअप, वर्टिकल लुकअप इसका यूज होता है। तो इसका होता है टू फाइंड एंड रिट्राइव रिलेटेड डेटा, कि सही डेटा को खोजने के लिए इसका यूज होता है वीलुकअप का। इसमें ना एक्सेल का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है जो किसी भी टेबल में इसको वर्टिकली डिवाइड कर देता है और इसी के अंतर्गत डेटा को खोज लेता है। वर्टिकली डिवाइड एंड फाइंड, वर्टिकली डेटा को खोजता है और पुनः प्राप्त करने के लिए काम करता है। वर्टिकली लुकअप, वी लुकअप। 39, कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? जीएसटी इज डायरेक्टली, भैया बिल्कुल है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, याद रखते हैं। अगर हम बात करते हैं, देखो इनकम टैक्स होता वो डायरेक्ट टैक्स होता, इनकम टैक्स होता डायरेक्ट टैक्स होता, ठीक है, याद रखना। इनकम टैक्स होता डायरेक्ट टैक्स लगता है, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, जीएसटी तो है, कस्टम जो लगता है वो भी डायरेक्ट टैक्स है ना भाई। कस्टम भी, कस्टम इनडायरेक्ट है, कस्टम आप पे नहीं, कस्टम लगना तो प्रोडक्ट पे होता है बट आपको देना पड़ता है, तो ये भी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी में इनडायरेक्ट है। एक्साइज आपको जो देखने को मिलता है, एक्साइज जो आपको देना पड़ता है, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज भी लगता आपकी संस्था पे देना आपको पड़ता है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो एक डायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट इज अ डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट इज अ डायरेक्ट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, इनकम टैक्स हुआ, ये डायरेक्ट टैक्स होते हैं, क्योंकि इनका बोझ उसी व्यक्ति के ऊपर लगता है, उसी संस्था के ऊपर लगता है जिसको यह देना। यार मेरे क्या, मैं इनकम टैक्स लगता है मुझ में? भाई इनकम टैक्स मुझ पे लगता है, सच बात ये। आई नीड टू पे इनकम टैक्स और मैं आईटीआर फिल करता हूँ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 40वें नंबर का सवाल। ये भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण प्रथम किस वर्ष किया था और इसका कोड नेम क्या था? सर जी पहला 1974 ऑपरेशन शक्ति नहीं था, 1974 स्माइलिंग बुद्धा था पहला। अब आप मुझे बता दीजिएगा कि सर जो आपका यह आपका पोखरण के अंतर्गत हुआ था, इसके अंतर्गत जो एक्सप्लोजन था वो तकरीबन तकरीबन 1400 किलोग्राम का एक्सप्लोजन इसके अंतर्गत रखा गया था, और इसको बड़े लेवल पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बाहर टेस्ट करने वाला इंडिया पहला कंफर्म न्यूक्लियर टेस्ट देश बना था। अब मुझे बताएंगे कि यह जो आपका 1998 स्माइलिंग बुद्धा हुआ था, यह किस डेट को हुआ था? यह आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, जरूर बताना। आपसे कल मुलाकात होगी और थोड़ी देर वेट कर देना मेरे लाल, आपको 5-6 मिनट में एक रील आने वाली है जो आपको बताएगी क्या कुछ होने वाला है। आज की सारी पीडीएफ आपको सेंड की जा रही है। जय हिंद, वंदे मातरम।